तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो लेक्चर है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का है। इस कंपाउंड्स में मैंने आपको IUPAC नेमिंग आपको बताई थी। तो IUPAC नेमिंग के मैंने NCERT क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए आपके सामने वापस NCERT ओपन कर दी है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग उसमें देखते हैं कि IUPAC नेमिंग के जो NCERT के क्वेश्चंस हैं वो आपको क्या कहते हैं। सबसे पहले लिखा है राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये बच्चों आपकी NCERT है। सबसे पहले बच्चों आपको रिवर्स काम दिया गया है, यानी कि आपके पास क्या है, आपके पास पहले कंपाउंड दिया रहता था, आप IUPAC नेमिंग लिखते थे। तो इन्होंने क्वेश्चंस को रिवर्स किया गया है। रिवर्स का मतलब अब आपके पास यहाँ पर क्या गिवन है, आपके पास गिवन है यहाँ पर एक बड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेमिंग, लेकिन आपको अब उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। तो बच्चे आप लोग रेडी हो जाइए। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग आप लोग को कुछ हद तक तो याद होगी। अब बच्चों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग। सबसे पहले देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, टेट्राअमीन। तो बच्चों टेट्राअमीन, तो टेट्राअमीन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 4 अमीन है। देखो बच्चों ये 4 अमीन लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद लिखा है एक्वा। बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वाटर का नाम होता है एक्वा। वाटर को IUPAC में क्या कहते हैं, एक्वा। उसके बाद लिखा है बच्चों क्लोरिडो, दिस इज योर क्लोरिडो। ठीक है बच्चों, सब तो समझ में आ गया। उसके बाद बच्चों आप लिखेंगे कोबाल्ट। क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, क्योंकि बच्चों सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सबसे पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कौन कौन से लिगेंड है, एक Cl का लिगेंड है, एक वाटर का है और 4 अमोनिया। तो बच्चों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले लिगेंड कौन आएगा, अमीन। फिर उसके बाद एक्वा, फिर उसके बाद क्या आएगा, ये क्लोरिडो। क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडो, ये बच्चों नाम होता है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आपको तो ये पता होना चाहिए, अगर आपने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है, कि वाटर को IUPAC नेमिंग में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या कहते हैं, एक्वा। लेकिन बच्चों हो सकता है आपको ये भी कंफ्यूजन आ जाए कि अमीन भी A से स्टार्ट हो रहा है, एक्वा भी A से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले किसको लिखेंगे। तो बच्चों अगर पहले लेटर दोनों के सेम हो जाते हैं तो दूसरे लेटर से कंपेयर करेंगे। तो अमीन का सेकंड लेटर M है और एक्वा का सेकंड लेटर Q है। तो पहला कौन सा आएगा, M की Q, पहले आएगा M, इसलिए अमीन पहले आएगा, एक्वा बाद में आएगा, और क्लोरिडो फिर कोबाल्ट। और हमेशा बच्चों सेंट्रल मेटल एलिमेंट जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें लिखते हैं, रोमन नंबर्स में। किसमें लिखते हैं, रोमन नंबर्स में। बच्चों अगर आपको अभी तक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालने आती है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कोबाल्ट की मान लो X है, अमोनिया की है 0, अमोनिया बच्चों न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, वाटर की भी है बच्चों 0, क्लोरीन की बच्चों -1 हो गए। फिर बच्चों यहाँ पे 2 क्लोरीन है, 2 × -1 = 0, एक क्लोरीन की बच्चों -1 होती है। तो बच्चों यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई बच्चों, 3। और बच्चों यहाँ पे 3 अगर आप ध्यान से देखें तो 3 पहले से ही लिखी है। उसके बाद बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद क्या बाहर क्या है, क्लोराइड। क्या है, क्लोराइड। तो बच्चों ये क्लोराइड आपका लिखा हुआ, ठीक है। तो बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, IUPAC नेमिंग अभी आपने पहला पहला किया हुआ है, दूसरा वाला भी हम लोग करना स्टार्ट करते हैं वंस अगेन। तो बच्चों दूसरा वाला IUPAC नेम पोटेशियम। सबसे पहले बच्चों लिखा है पोटेशियम, तो हमने पोटेशियम लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद टेट्रा हाइड्रोक्सो, OH का नाम बच्चों हाइड्रोक्सो होता है। सबसे पहले बच्चों पोटेशियम मिला था तो मैंने पोटेशियम का नाम लिखा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ गया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सबसे पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। तो लिगेंड्स क्या है इसमें, लिगेंड्स से आपके 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो उसको हम लिखेंगे टेट्रा हाइड्रोक्सो। उसके बाद बच्चों जिंक है, तो जिंक के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जिंकेट। क्योंकि बच्चों मैंने आपको रूल बताया था, अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम के नाम के आगे क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। तो बच्चों ये जिंक है तो उसके आगे क्या लग जाएगा, जिंकेट। उसके बाद रोमन नंबर्स में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, रोमन नंबर्स में ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, पोटेशियम की होती है 2 × +1, जिंक की X हो गई, हाइड्रोक्साइड की -1 = 0। तो यहाँ से बच्चों X की वैल्यू कितनी आ गई, X की वैल्यू आ गई 2। तो बच्चों यहाँ पे रोमन नंबर्स में ध्यान से देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है 2। तो इस तरह से बच्चों ये इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों बाकी IUPAC नेमिंग आप खुद से देखिए और समझिए इसको। तो बच्चों यहाँ पर अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। वो दूसरा क्वेश्चन करने के लिए हम लोग डायरेक्ट कंपाउंड की IUPAC नेमिंग करते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा अगर आप अभी बिगिनर है।
जैसे बच्चों यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों अब आपके सामने मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं इसको एक मिनट पेस्ट कर लेता हूँ। ये है बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान से देखें जो एकदम बिगिनर है। बच्चों जैसे इसका आपको आईयूपीएसी नेमिंग लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आईयूपीएसी नेमिंग लिखते समय अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो सबसे पहले आप इसको ब्रेक किया करें। जैसे ये ब्रेक होगा 3K प्लस और क्रोमियम, ब्रैकेट में लिखा है C2O4 3, ये 3 प्लस के हो गए और ये 3 माइनस के। तो बच्चों इस तरह से आप इसको ब्रेक करते हैं। बच्चों अगर आप अभी भी बिगिनर हैं तो उसको याद रखिए, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कभी भी ब्रेक नहीं होता, वो एज इट इज रहता है। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, सबसे पहले आपसे क्या पहले टकरा रहा है? सबसे पहले टकरा रहा है पोटेशियम, तो आप पोटेशियम का नाम लिखेंगे। लेकिन बच्चों आपके दिमाग में आ सकता है कि सर यहाँ पे तो 3 पोटेशियम है, तो आप ट्राई पोटेशियम क्यों नहीं लिख रहे? ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, इधर ध्यान दीजिएगा। चाहे आप पोटेशियम 3 बार हो, चाहे पोटेशियम या 4 बार हो, चाहे 5 बार हो, चाहे 100 बार हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में हो सकता है यहाँ पे सल्फेट 4 बार हो, 6 बार हो, 10 बार हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लिखेंगे सिर्फ सल्फेट। नहीं समझ में आया? यहाँ पे अगर पोटेशियम चाहे कितनी बार भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले, लिखेंगे सिर्फ पोटेशियम ही। तो तुम कहोगे सर ये पता कैसे पड़ता है कि फिर पोटेशियम 3 होंगे? हमने कहा वो बैलेंस करता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। किसका? सेंट्रल मेटल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कर लेता है कि 3 पोटेशियम ही है वहां पर। ठीक है, ओके बच्चों, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, जल्दी से कंप्लीट कर लो। तो सबसे पहले बच्चों आपके पास क्या टकराया है? पोटेशियम। तो सबसे पहले आप लिखेंगे पोटेशियम, सब स्मॉल लेटर्स में लिखिए बच्चों, पोटेशियम लिखा। पोटेशियम लिखने के बाद बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या है? तुम कहोगे सर ये तो बाइडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि सर लिगेंड आपने कई तरह के बताए थे, मोनोडेंटेट होता है, बाइडेंटेट होता है, पॉलीडेंटेट होता है। तो सर ये बाइडेंटेट लिगेंड, इसका नाम होता है ऑक्सलेटो। क्या नाम होता है इसको? ऑक्सलेटो। ये होता है बच्चों C2O4 2-। तो बच्चों ये यहां से भी कोऑर्डिनेट कर सकता है, यहां से भी कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, क्योंकि इस पे ओवरऑल -2 का चार्ज है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो बच्चों इसका नाम क्या होगा? इसका नाम लिखेंगे हम लोग ट्राई ऑक्सलेटो। पोटेशियम के बाद लिखेंगे ट्राई ऑक्सलेटो। ठीक है, उसके बाद ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता, मतलब कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर प्लस चार्ज होता है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, माइनस चार्ज होता है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर माइनस चार्ज है तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ। ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर कि आप लिखेंगे पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो। ठीक है, उसके बाद क्रोमियम है, तो क्रोमियम नहीं लिखेंगे, क्रोमेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्रोमेट। क्या लिखेंगे बच्चों? क्रोमेट। क्यों? क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एलिमेंट के नाम के आगे 8 आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रोमेट। क्या कहेंगे? क्रोमेट। और हमेशा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। इसको बच्चों सेंट्रल मेटल एलिमेंट कहते हैं, और उसके बाद हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए बच्चों, कैसे लिखेंगे इसको? निकालिए। 3 × +1 पोटेशियम की होगी, क्रोमियम की निकालनी है x मान लो, 3 ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो की -2 होती है =0। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चों? +3। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को आईयूपीएसी नेमिंग लिखना तो आया ही होगा, किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, क्या लिखते हैं। और बच्चों अगर समझ में आ गया हो तो बाकी क्वेश्चंस भी आप करिए। बाकी क्वेश्चंस पे हम लोग आ जाते हैं। तो बच्चों बाकी क्वेश्चंस के लिए आप रेडी हैं? बाकी क्वेश्चंस के लिए आप लोग रेडी हुई है? जैसे मैं आपको उल्टा लिख के दिखाता हूँ। लेट्स से मैंने आपको एक और दे दिया कंपाउंड, ये ले दिया। ठीक है, देखिए बच्चों मैंने दूसरा कंपाउंड दे दिया, मैंने फर्स्ट वाला पार्ट। स्टार्ट करिए इसकी आईयूपीएसी नेमिंग लिखना। किस तरह से लिखेंगे बताइए? सबसे पहले बच्चों आप कहेंगे नहीं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट हैंड साइड पे है, नहीं राइट हैंड साइड पे कुछ है, इसका मतलब ये ब्रेक तो होगा नहीं, या नहीं हो सकता। ये एक न्यूट्रल है। क्या है ये? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में सबसे पहले कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप ये देखिए प्लैटिनम के साथ जितने भी लिगेंड्स जुड़े हैं, एक क्लोराइड जुड़ा है, एक अमोनिया जुड़ा है, एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए पहले लिगेंड्स का नाम। तो बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ, इसका नाम होता है अमीन, इसका नाम होता है क्लोरिडो, और बच्चों इसका नाम भी याद रखिए, इसका नाम होता है नाइट्रो।
नाइट्रो नहीं कहते इसको, IUPAC में हम लोग कहते हैं निट्रिटो। क्या कहते हैं? निट्रिटो N। NO2 में जब N से कोऑर्डिनेट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं निट्रिटो N। ठीक है बच्चों, NO2 कहां से आता है? HNO2 से आता है, इसलिए बेसिकली होता क्या है, ये NO2 माइनस होता है। तो NO2 को बच्चों हम लोग दो तरीकों से लिखते हैं। अगर ये ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट करता है तो हम उसको निट्रिटो O कहते हैं। क्या कहते हैं? निट्रिटो O। तो बच्चों यहाँ NO2 लिखा है तो ये निट्रिटो N है। तो सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर IUPAC नेमिंग में। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसका IUPAC नेम? सबसे पहले क्या आएगा? डाई अमीन। क्या आएगा? डाई अमीन। उसके बाद क्लोरिडो, क्लोरिडो। उसके बाद निट्रिटो N। क्या लिखेंगे? निट्रिटो N। उसके बाद बच्चों सब खत्म हो गए, सिर्फ प्लैटिनम बचा, तो प्लैटिनम लिखेंगे कि प्लैटिनेट लिखेंगे? तो बच्चों अगर एनाइनिक कॉम्प्लेक्स होता है तभी उसके मेटल के नाम के आगे 8 लगता है, अदरवाइज नहीं लगता। तो उसका नाम क्या होगा? सिर्फ प्लैटिनम। क्या नाम होगा? प्लैटिनम। बच्चों नीचे लिख देते हैं प्लैटिनम। उसके बाद रोमन नंबर्स में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए, X+2 × 0, क्लोरीन की -1, NO2 की -1 इज इक्वल टू 0। तो X की वैल्यू आ गई 2, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? 2। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, किस तरह से IUPAC नेमिंग आपने लिखी है। सबको समझ में आ गया? तो बच्चों अगर आपको समझ में आ गया तो काफी सारे यहाँ पर एनसीईआरटी के ढेर सारे क्वेश्चन आपके पास है, आप इनको करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बच्चों दूसरा भी आप करके चेक कर लीजिए। मैं आपको एक कंपाउंड और ले लेता हूँ, जैसा कि स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको। दूसरा कंपाउंड आ गया बच्चों, जरा इसकी IUPAC नेमिंग देखिए। बताइए इसकी IUPAC नेमिंग क्या आएगी? सबसे पहले अगर हम इसको बच्चों ब्रेक करेंगे तो आप ब्रेक करके जरा चेक करिए, बना CO Cl2 En का होल ट्वाइस ब्रैकेट क्लोज प्लस और Cl माइनस। ठीक है बच्चों, तो ऊपर प्लस आया फिर एक माइनस आया। तो बच्चों IUPAC नेमिंग इसका लिखना है। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया है? प्लस का। इसका मतलब ये क्या है? यह है आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है इसका? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स से तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के आगे 8 नहीं आएगा, है ना? सेंट्रल मेटल एटम के नाम के आगे 8 नहीं आएगा, सिर्फ कोबाल्ट हम लिखेंगे। तो चलो बच्चों ये आप समझ गए। अब बच्चों इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल लेते हैं पहला। इससे पहले बच्चों EN का एब्रीविएशन आपको बता दें। EN का एब्रीविएशन क्या होता है? EN का एब्रीविएशन होता है इथिलीन डायमीन या इथाइलिन डायमीन। इसका एब्रीविएशन बच्चों EN से करते हैं। ये बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड मतलब ये एक ही कंपाउंड है और दो जगह से कोऑर्डिनेट करेगा, जैसे ऑक्सिलेटो कर रहा था। तो बच्चों इसका बनाते कैसे स्ट्रक्चर? ये होता है इथाइलिन डायमीन। सभी बच्चे चेक करें, CH2 ये होता है NH2, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे NH2, यहाँ पे एक लोन पेयर। तो बच्चों एक बार कोऑर्डिनेट यहाँ से हो सकता है, ठीक है, एक बार कोऑर्डिनेट यहाँ से हो सकता है। समझ में आया? तो दो जगह से कोऑर्डिनेट हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों इसका IUPAC नाम कुछ खास है, उसे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप एनसीईआरटी से ही देख लीजिए। तो बच्चों इसका IUPAC नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, किसका? थर्ड वाले पार्ट का। ये बच्चों थर्ड वाला पार्ट है, इसका IUPAC नाम ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। हाँ, तो सबसे पहले बच्चों आपके पास क्या है यहाँ पर? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? एक लिगेंड दिख रहा है इथाइलिन डायमीन, एक दिख रहा है क्लोरिडो। तो सबसे पहले क्या आएगा? E आएगा कि C आएगा? पहले C आएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डाई क्लोरिडो। क्या लिखेंगे? डाई क्लोरिडो। उसके बाद बच्चों क्लास 11th में आपको बताया जाता है कि जब बड़े ग्रुप्स होते हैं तो बड़े ग्रुप्स के लिए हम लोग डाई ट्राई नहीं यूज करते, बड़े ग्रुप्स के लिए हम लोग बिस और ट्रिस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बिस और ट्रिस। तो यहाँ पर बच्चों जो आपका EN है ये एक बड़ा ग्रुप है, इथाइलिन डायमीन, है ना? और हम लोग क्या करते हैं? इसका IUPAC नाम सोचते हैं। चलो इसका IUPAC नाम सोचते हैं। अगर इसका IUPAC नाम होता है बच्चों इथेन 1,2 डायमीन,
ये इसका नाम होता है। तो सबसे पहले बच्चों इथाइलिन डायमीन को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग में किस तरह से लिखना है, इस पे सभी बच्चे विशेष ध्यान दें। इसका नाम हम लोग ऐसे लिखते हैं बिस। बिस क्यों? क्योंकि ये 2 बार है, ट्वाइस लगा हुआ है। देखो बच्चों ये कितनी बार है, यहाँ पे ट्वाइस लगा है, इसका मतलब ये बिस 2 बार है। तो ये हो गया बिस इथेन 1,2 डायमीन, ये इसका नाम होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो बच्चों डाइक्लोरिडो बिस, बिस मतलब ये बड़े ग्रुप्स के लिए बिस और ट्रिस यूज होते हैं। अगर EN 3 बार होता तो हम ट्रिस यूज करते हैं। तो इथेन 1,2 डायमीन और उससे पहले आप बिस लगाएंगे क्योंकि ये 2 बार है। उसके बाद बच्चों ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो कोबाल्ट के ऊपर क्या लगेगा बताइए? कोबाल्ट की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, और कोबाल्ट बताइएगा कि कोबाल्टेट नहीं होगा। ये कोबाल्टेट तभी होता जब ये कैसा होता, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता। तो बच्चों कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। सबसे पहले कोबाल्ट की X मान लो, क्लोरीन की -1 होती है, इथिलीन डायमीन न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, फिर एक बाहर -1 है उसकी 0, तो यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी +3। तो बच्चों इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ गई, और आखिरी में क्लोरीन लगा हुआ है। इधर ध्यान देंगे सही बच्चों, आखिरी में क्लोरीन है, तो ये मैंने क्लोराइड आखिरी में लिख दिया है। ठीक है, तो बच्चों अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो हम यूज करते हैं क्लोरिडो, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है तो हम यूज करते हैं क्लोराइड। ये बच्चों आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, और बच्चों ये मैंने आपको बताया था, चाहे क्लोराइड यहाँ पे 2 बार हो, चाहे 3 बार हो, चाहे यहाँ पे 4 बार हो, कितनी भी बार हो, लेकिन लिखेंगे हम सिर्फ एक ही बार उसका नाम क्लोराइड। ठीक है, तो बच्चों ये इसका अगला आईयूपीएसी नेमिंग भी मैंने आपको बता दिया। तो बच्चों ऐसे ढेर सारे आईयूपीएसी नेमिंग दिए हुए हैं, तो आपको जितने एनसीईआरटी में कम से कम एटलीस्ट उतने तो आईयूपीएसी नेमिंग आपको करने ही करने हैं, तो ये आप ध्यान में रख करके चलिए। तो सबको समझ में आ गया? इसमें आपको बेटा तुमको लग रहा है कोई पूछना है? कोई पूछना है तो आप हमको बता सकते हैं, वो बता दें। SCN, तो इस बच्चे ने वाकई पढ़ाई में ध्यान दिया। इसको दिखा कि सर वहां पे वाकई में आपने ऑक्सलेटो बताया, इथाइलिन डायमीन बताई, लेकिन सर आपने SCN वाला कोई ग्रुप अभी नहीं बताया। तो SCN भी एक बच्चों लिगेंड होता है। क्या होता है? लिगेंड होता है, क्योंकि कोबाल्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो SCN का नाम होता है बच्चों थायोसाइनेटो। क्या नाम होता है? थायोसाइनेटो। ध्यान दें सब बच्चे, थायोसाइनेटो, ये इसका नाम होता है SCN का। तो बच्चों इसका आईयूपीएसी नेमिंग क्या हो जाएगा? इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे आप मरकरी, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आएंगे तो सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, लिखेंगे टेट्राथायोसाइनेटो। उसके बाद ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि मरकरी पे प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा स्फीयर के ऊपर, तो आप लिखेंगे कोबाल्टेट, और फिर इसकी रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। क्या सबको समझ में आया किस तरह से किया? तो बच्चों SCN का नाम होता है थायोसाइनेटो। क्या नाम होता है? थायोसाइनेटो। तो बच्चों मैंने आपको काफी देर से समझा रहा हूँ कि आईयूपीएसी नेमिंग लिखने का क्या तरीका होता है। वाटर का नाम एक्वा होता है, C2O4 को ऑक्सीलेटो कहते हैं, C2O4 की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 यूज करते हैं। अमोनिया की तो 0 होती है, वाटर की भी 0 होती है, CN की -1 होती है, OH की -1 होती है। इसके अलावा बच्चों जो रूल्स थे मैंने आपको बताया कि अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें सेंट्रल मेटल एटम के नाम के आगे 8 लगता है। क्या लगता है? 8। ठीक है, तो बच्चों अब आपके सामने यहाँ पर जो हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, वो डिस्कस करने जा रहे हैं हम आपके साथ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो भी आइसोमेरिज्म होता है वो काफी इजी सा पार्ट होता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं और काफी जल्दी खत्म भी हो जाता है। सबसे पहले बच्चों क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाता है कि आइसोमेरिज्म का हम डिवीजन कैसे करते हैं। वैसे यहाँ पर भी बच्चों डिवीजन होता है कि आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट में यहाँ डिवाइड किया जाता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, एक होता है स्ट्रक्चरल और एक होता है स्टीरियो। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल कितने तरह की होती है। स्ट्रक्चरल के बच्चों 4 टाइप होते हैं। एक होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है, एक होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, दिस इज। दूसरी होती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म,
तीसरी होती है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और उसके बाद होती है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 4 तरह की होती है, ये आपको लर्न करना है। ऑस्टीरियो 2 तरह की, ज्योमेट्रिकल होती है और ऑप्टिकल। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को समझ लेते हैं। स्ट्रक्चरल को समझना काफी आसान काम होता है और स्ट्रक्चरल से ज्यादातर क्वेश्चंस बन भी जाते हैं। तो सभी बच्चे तैयार हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लिए? तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले बच्चों हमने कौन सी आइसोमेरिज्म बताई आपको, जरा फिर से देखिए, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले बच्चों हम लिंकेज आइसोमेरिज्म देखते हैं। रेडी हो जाइए सब बच्चे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो दिस इज योर पार्ट ऑफ आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म वंस अगेन बच्चों 2 तरह की होती है, एक होती है स्ट्रक्चरल और एक होती है स्टीरियो। स्टीरियो में 2 तरह की होती है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। स्ट्रक्चरल में 4 होती है, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आइसोमेरिज्म, फिर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आयन आइसोमेरिज्म, 4 तरह की होती है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग लिंकेज आइसोमेरिज्म देखते हैं। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में ऐसा कुछ बहुत हाई फाई कुछ नहीं होता है बच्चों। तो लिंकेज का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपको एक कंपाउंड अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये वाला, ध्यान से देखिए, वाला कंपाउंड आपको थोड़ी देर पहले हमने आपको इसकी आईयूपीएसी नेमिंग बताई थी, बताइए। तो मैंने बच्चों आपको बताया था कि इस कंपाउंड में जब आप आईयूपीएसी नेमिंग लिखते हैं तो आप लिखते हैं निट्रिटो, क्या लिखते हैं? निट्रिटो एन। क्या लिखते हैं? निट्रिटो एन, बताया था मैंने। लेकिन बच्चों मैंने बताया था कि आप अगर इसको इस तरह से लिखते हैं ओ एन ओ, तो ये होता है निट्रिटो ओ। क्या होता है? निट्रिटो ओ। तो आप क्या कहेंगे कि सर ये दोनों आइसोमर्स तो हैं, क्योंकि दोनों का मोलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, दोनों में कोबाल्ट भी सेम है, अमोनिया भी सेम है, एन भी सेम है, ऑक्सीजन भी सेम है, सब सेम। लेकिन बच्चों यहाँ पर कोबाल्ट को कौन कोऑर्डिनेट करेगा? ऑक्सीजन। और नीचे वाले कंपाउंड में कोबाल्ट को कौन कोऑर्डिनेट करेगा? नाइट्रोजन। तो लिंकेज अलग अलग हो गई ना, एक में ऑक्सीजन करता है, एक में नाइट्रोजन करता है। तो इस तरह से बच्चों ये एग्जाम्पल बन गया किसका? लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो बच्चों ये पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि लिंकेज आइसोमेरिज्म कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं होता, उसमें बस आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और आपको 2 कंपाउंड दिए होंगे, आपको पहचानना होगा कि इसमें कौन सी 4 टाइप की आइसोमेरिज्म में से कोई एक हो सकती है। लिंकेज भी हो सकती है, कोऑर्डिनेशन भी हो सकती है, आइसोमेरिज्म भी हो सकती है। लिंकेज वाला पार्ट आप समझ गए कि इन 2 कंपाउंड्स में लिंकेज हो सकती है। उसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। स्क्रीन को बड़ी कर देते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे। तो बच्चों अब मैंने स्क्रीन बड़ी कर दी है, ओके, स्क्रीन बड़ी हो गई, सबको आ रही है नजर? चलिए बच्चों, कोऑर्डिनेशन, नेक्स्ट आइसोमेरिज्म इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या दिखता है कि यहां पर आपके पास एक कंपाउंड ये है और दूसरा कंपाउंड ये है, ठीक है। दूसरा नहीं, ये दोनों बच्चों एक ही है, ये दोनों बच्चों एक ही है, एक ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो पहले वाले पे प्लस आएगा, दूसरे वाले पे माइनस आएगा, ठीक है बच्चों, ये एक ही कंपाउंड है, ध्यान दीजिएगा। बस इस कंपाउंड के बाहर जो है क्लोरीन वगैरह नहीं है, बाहर भी एक दूसरा कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। तो बच्चों इसका साथ में एक पेयर लिख रहा हूँ, चलो उस पेयर को ध्यान देना बच्चों। मैंने क्या किया, दूसरी पेयरिंग के लिए क्रोमियम को इधर कर दिया और कोबाल्ट को इधर कर दिया, ध्यान दो बच्चों, इंटरचेंज कर दिया। यानी क्रोमियम अमोनिया का होल 6 लिगेंड्स वही है, बस सेंट्रल मेटल एलिमेंट इधर के उधर हो गए, उसको कहते हैं हेराफेरी। कौन सी हेराफेरी? फिर हेराफेरी। कौन सी हेराफेरी है? फिर हेराफेरी। तो फिर हेराफेरी बच्चों कौन सी वाली है? ये जिसमें लॉटरी का टिकट निकलता है, 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट निकलता है, पूरा गांव भागता है स्टॉक टिकट के पीछे, आखिरी में किसी को नहीं मिलता है। तो ये बच्चों ऐसे समझ लीजिए फिर हेराफेरी है। तो उसमें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, बस। तो आपके पास कभी भी इस तरह से 2 पेयर्स दिए जाए और पूछा जाए इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है, तो समझ लेना वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। वो दूर से ही नजर आएगी, क्योंकि बच्चों वहां पे 2 कोऑर्डिनेशन आपको खुद ही नजर आएंगे, समझ रहे हैं आप, इस तरह से। उसके बाद आयनाइजेशन भी बच्चों बहुत आसान होती है, कुछ नहीं होता है इसमें।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दोनों के सेम होंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो अलग आयंस मिलेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो अलग आयंस मिलेंगे, बस आयंस अलग अलग मिलेंगे। जैसे बच्चों इसको ब्रेक करो जरा, ये कोबाल्ट अमोनिया का होल 5 SO4 प्लस और Br माइनस, ठीक है। दूसरे वाले को एनालाइज करो, कोबाल्ट अमोनिया का होल 5 Br प्लस SO4 2 माइनस। समझ आया बच्चों? तो बच्चों ध्यान से देखो, इसमें कौन सा चार्ज है, इसमें कौन सा चार्ज है, मतलब क्या आपको आयंस अलग अलग मिले हैं? देखो यहाँ Br माइनस मिला, यहाँ सल्फेट आयन मिला, यहाँ पे ये वाला आयन मिला, यहाँ पे ये वाला आयन मिला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है लेकिन ब्रेक करने पर आयंस अलग अलग मिले, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो बच्चों बहुत आसान काम होता है, पता है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? आपको ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपके पास खुद ही पेयर दे देंगे और पेयर देके देंगे कि पहचानो कि इसमें कौन सी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, आयनाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन है कि लिंकेज है। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है बच्चों? फ्री के नंबर बच रहे, ले लो ले लो। अगला सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म, क्या है? सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेंट बच्चों, सॉल्वेंट का एक दूसरा नाम भी होता है हाइड्रेट आयन आइसोमेरिज्म। मतलब इसमें हेरा फेरी होती है किसकी? पानी की, यानी कि वाटर की। इसको कहते हैं हाइड्रेट आयन आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? हाइड्रेट आयन आइसोमेरिज्म। तो जब भी बच्चों पानी की हेरा फेरी, तो समझ लेना कि आपका काम हो गया। देखो बच्चों मैं ब्रेक करके दिखाता हूँ, अब ध्यान से देखो। पहले इस कंपाउंड में देखो, इस कंपाउंड में देखो बच्चों ध्यान से, पानी की हेरा फेरी हुई है। देखो इसमें पानी कितना है? अंदर 6 मोल है। इसमें देखो हेरा फेरी हो गई, अंदर 5 मोल है, बाहर 1 मोल है। तो बच्चों जब पानी की हेरा फेरी होने लगी तो समझ लो कौन से आइसोमेरिज्म है? हाइड्रेट आयन आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आयन आइसोमेरिज्म को हम लोग सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया? तो बच्चों मैंने आपको आइसोमेरिज्म भी काफी देर तक बता दी, और आज तो सबसे इजी वाली बताइए, कौन सी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 4 तरह की होती है, एक होती है लिंकेज, एक होती है कोऑर्डिनेशन, एक होती है आयनाइजेशन, और एक चौथी कौन सी बताई? सॉल्वेंट आयन या हाइड्रेट आयन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि क्लास 11th में जब आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाई जाती थी तो बच्चे कहेंगे सर 11th का नाम बड़ा दर्द होता है। फिर भी बच्चों 11th में जब भी आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म का नाम सुनने में आता था तो आपको क्या लगता था? तो आप कहते थे सर, एक सर हमारे नाम बुलाते थे बार बार, चिराल चिराल। चिराल मतलब क्या होता है? चिराल थोड़ा ना होता है, कायरल कार्बन एटम होता है। कायरल मतलब एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट होती है, उस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? कायरल कार्बन एटम। क्या कहते हैं? कायरल कार्बन एटम। तो आपने कभी देखा है कि किसी कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट हो? कहोगे सर उसमें कौन सी बड़ी बात है, कार्बन के साथ एक H जोड़ दो, एक Cl जोड़ दो, एक Br जोड़ दो, एक I जोड़ दो, या कार्बन के साथ एक H जोड़ दो, एक CH3 जोड़ दो, एक Br दे दो, एक OH जोड़ दो, कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट होगी। तो बच्चों कभी भी कार्बन की अगर चारों वैलेंसी डिफरेंट हो जाती है, उसी केस में कौन सी आइसोमेरिज्म आती है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। था क्लास 11th में, फिजिक्स में क्लास 12th में भी है। इसमें मॉडर्न फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में आपको जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया जाता है तो वहां पर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की चर्चा होती है। क्या होती है? चर्चा। तो आपको याद आ रहा है अगर आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़े उसमें है तो। और बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी क्लास 11th में थी। बाय द वे आपको इतना तो याद आ गया होगा कि ऑप्टिकल का नाम सुन करके कि कार्बन की चारों वैलेंसी क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं, तभी हम उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो बच्चों आपके मनपसंद जो आप सभी को पसंद है, बच्चों मिल्क में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। तो बच्चों आज आपने दूध बहुत पिया है, तो दूध के अंदर क्या है देख लीजिए। तो बच्चों यही है दूध के अंदर का एसिड जो आप लगातार लेते रहते हैं और बड़े हो गए हैं लेते लेते। तो बच्चों इस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं?
कायरल कार्बन एटम, क्योंकि इस कार्बन की चारों वैलेंसी क्या है, डिफरेंट। ठीक है,